हेलो दोस्तों, एसपी मैथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में पूर्ण संख्याओं के विषय पर बात किया गया। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह से। हम अब जानते हैं जब कोई समस्या आती है तो नए नए चीज़ों का आविष्कार होता है, खोज होता है। उसी तरह से हम लोग गिनती तो जान गए, हम सामाजिक प्राणी है, बिजनेस करने लगे, धंधा करने लगे। तो धंधा करने में आप जानते हैं लाभ भी होता है और हानि भी होती है। लाभ भी होता है और हानि भी होती है। मान लीजिए किसी धंधे में आपको यहाँ 10 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ 10 रुपये की हानि हो गई। उसी तरह से हम चलते हैं, यात्रा करते हैं, आगे भी चलते हैं और पीछे भी चलते हैं। मान लीजिए हम 10 मीटर आगे चले और 10 मीटर पीछे चले। ठीक इसी तरह से किसी चीज़ की लंबाई नापनी हो तो ऊपर भी नापते हैं, नीचे भी नापते हैं, ऊपर भी नापते हैं और नीचे भी नापते हैं। किसी को मान लीजिए ऊपर 5 मीटर नाप दिए और नीचे 5 मीटर नाप दिए। इसी तरह से बाएं भी नापते हैं, दाएं भी नापते हैं, बाएं और दाएं। मान लीजिए यहाँ 8 मीटर है, यहाँ 8 मीटर है। इसी तरह से उत्तर भी नापते हैं, दक्षिण नापते हैं। अब देखिए समस्या खड़ी हो गई। अगर लाभ है 10 रुपये, हानि है 10 रुपये, अब इसको अंकों में कैसे लिखा जाए? उसी तरह से आगे पीछे 10 मीटर आगे चला, 10 मीटर पीछे चला, इसको अंकों के माध्यम से कैसे प्रदर्शित किया जाए? उसी तरह ऊपर है 5 मीटर, नीचे है 5 मीटर। अब जानते हैं कभी कभी सीढ़ी पर ऊपर भी चढ़ते हैं आप। अगर धरातल के नीचे भी अगर मकान बना है तो नीचे भी जाते हैं, कुआं में नीचे जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, बाईं तरफ जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं। तो आप देख लीजिए, अपना शरीर देख रहे हैं। शरीर के ऊपर का भाग, सबसे ऊपर क्या है? सर है, सर में है दिमाग। दिमाग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो उस समय लोगों ने ऊपर की ओर जो दूरी नापी गई उसको 2 डंडा दिए, एक ऐसे एक ऐसे, इसको धान कहा गया। ऊपर की तरफ जो दूरी नापी गई उसको धन कहा गया। क्यों धन कहा गया? क्योंकि अगर दिमाग सही होगा, पैर थोड़ा गड़बड़ होगा तो भी आदमी कुछ न कुछ कर सकता है। यानी दिमाग मूल्यवान है, इसलिए धन कहा गया। पैर बहुत मूल्यवान नहीं है, इसलिए नीचे की दूरी को एक डंडा यानी सिर्फ ऋण कहा गया। इसे ऋण कहा गया। इसी तरह से आप जानते हैं दायां हाथ थोड़ा मजबूत होता है, बायां हाथ थोड़ा हल्का होता है, इसलिए बाएं हाथ को धन कहा गया, दाहिने हाथ की तरफ ऋण कहा गया। अब आप समझ गए होंगे। अब जानिए ऊपर जो दूरी नापी जाती है उसे धन, और जो नीचे दूरी नापी जाती है उसे ऋण, और जो बाएं दूरी नापी जाती है उसे ऋण, और जो दाहिने दूरी नापी जाती है उसे धन कहा गया।
अब कैसे इसको लिखा गया, मान लीजिए यही है कोई बिंदु, यहाँ 0 है। अब यहाँ से इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, इसी तरह से बढ़ रहा है। अब इधर देखिए बाईं तरफ है, बाईं तरफ है, इधर जितनी दूरी ई है उतनी ही दूरी इधर ले आ दिए, यहाँ 1 लिख दिए, फिर इसी तरह से आ गया यहाँ 2 लिख दिए, फिर इसी तरह से यहाँ आ गया 3, इसी तरह से यहाँ 4। अब देखिए ये दाहिनी तरफ है दाहिनी तरफ, और इधर बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ दूरी को ऋण लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? ऋण। इसी तरह से अगर इसको ऊपर नीचे दर्शाना हो, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, अब नीचे 1, 2, 3, 4, तो नीचे की दूरी को ऋण से प्रदर्शित किया गया और ऊपर की दूरी को धन से। ये ध्यान रखिए, अगर ऊपर नीचे की बात आए, अगर धन लिखा है तो आप जान लीजिए कि ऊपर दूरी नापी जा रही है, अगर ऋण लिखा है तो आप जान लीजिए कि नीचे दूरी। ठीक। और अगर अगल बगल की बात आए तो बाईं तरफ की दूरी ऋण मानी गई और दाहिने तरफ की दूरी धन मानी गई। आप जानते हैं नक्शा में उत्तर हमेशा ऊपर होता है, यहाँ हो जाएगा दक्षिण, यहाँ हो जाएगा पूरब, यहाँ हो जाएगा पश्चिम। अगर कहा जाए 3 मीटर पूरब, 3 मीटर पूरब, तो इसको क्या लिख देंगे आप? धन 3, धन 3 मीटर। अगर कहा जाए 4 मीटर पश्चिम, तो आप क्या लिख देंगे? ऋण 4 मीटर। अगर कहा जाए 3 मीटर ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? धन 3 मीटर। अगर कहा जाए 2 मीटर नीचे, तो हो जाएगा ऋण 2 मीटर। अब आप समझ गए होंगे। अब अभी तक हम लोग पढ़े थे यही पूर्ण संख्या, अब इसके साथ और संख्याएं जुट गई, जिसको कहा गया ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इसी तरह से। अब इन्हीं सभी संख्याओं को पूर्णांक कहा गया। इन्हीं सभी संख्याओं को पूर्णांक कहा गया। अब देखिए 1 से लेकर जो यहाँ तक संख्याएं हैं, इसको कहा गया धन पूर्णांक। और यह 0 है, और जो इधर की संख्याएं हैं ये भी पूर्णांक हैं, लेकिन ऋण पूर्णांक। क्या है? इसको 0 की बाईं तरफ वाले अंक को ऋण पूर्णांक कहा गया, दाहिने वाले अंक को धन पूर्णांक कहा गया, और 0 को उसमें मिला देंगे तो हो जाएगा यह पूर्णांक। अब पूर्णांक की परिभाषा क्या हो गई? ऋण पूर्णांक 0 और धन पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या? ऋण पूर्णांक 0 और धन पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक। अब आगे चल रहे हैं। अब देखिए, ये थी प्राकृतिक संख्या। अब पूरा यहां से यहां तक मिला दिए थी तो क्या हो गया था? धन पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या। पूरा यहां से यहां तक धन पूर्ण संख्या। अब पूरा मिला दिए तो क्या हो गया? पूर्णांक। पूर्णांक माने पूरा अंक। अब कोई अंक छूटा नहीं है, धन भी है और ऋण भी है। अब आगे देखिए,
यहाँ ऋण 2 लिखा है, यहाँ से दूरी 2 मीटर है, यहाँ धन 2 लिखा है, यहाँ से दूरी 2 मीटर है। दोनों दूरियां बराबर हैं, केवल दिशा विपरीत है, इसलिए ऋण 2 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं। इधर से अगर 2 मीटर ही चले, इधर से 2 मीटर ही चले तो कहाँ पहुंच जाएंगे? शून्य पर। यानी दो संख्याएं जिनके चिन्ह विपरीत, देखिए ये धन है, जिनके चिन्ह आपस में भिन्न हो, यानी धन और ऋण हो, उनका योगफल सदैव शून्य होता है। यानी किसी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक का योगफल सदैव शून्य होता है। क्या बताया गया? किसी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक का योगफल सदैव शून्य होता है। ठीक है ना? अब इसे आप संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। यहाँ 0 लिख दीजिए, इधर 1 2 3 4 5 इसी तरह से, और इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इसी तरह से। यह संख्या रेखा पर पूर्णांक हो गया। संख्या रेखा पर क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब जानते हैं, अभी बताया गया, इधर क्या है? धन पूर्णांक, और इधर क्या है? ऋण पूर्णांक, और है बीच में शून्य। यही है पूर्णांक। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब अभी बताए ऋण 2 का विपरीत क्या होगा? धन 2। यानी किसी पूर्णांक का विपरीत वही अंक होता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। अब आ जाइए, देखिए ऋण 1 और ऋण धन 1 में अंतर क्या है? दूरी तो वही है, जितना दूरी इधर है उतना दूरी इधर है, लेकिन यह ऋण दिशा बता रहा है, बाएं है कि दाएं है, ऊपर है कि नीचे है। ठीक है? अब वास्तव में यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? ऋण 1 केवल दिशा बता रहा है। इसको दूर करने के लिए इन संख्याओं का निरपेक्ष मान निकाला गया। निरपेक्ष मान। अब निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं? किसी संख्या का निकालना हो, जैसे ऋण 3 का निरपेक्ष मान, तो इसको 1 खरी पाई 1 खरी पाई इस तरह लिख करके बीच में लिख देते हैं ऋण 3। इसे माड कहते हैं। अब क्या हो जाएगा? ऋण 3 का निरपेक्ष मान बराबर हो जाएगा धन 3। ये जान लीजिए, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। अगर पूछ दिया जाए धन 4 का निरपेक्ष मान, यहाँ हो जाएगा मान धन 4 बराबर हो जाएगा धन 4। यानी किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है ना? चलें आगे। अब जान जाएंगे, अगर पूछ दिया जाए धन 6 का निरपेक्ष मान धन 6, ऋण 4 का निरपेक्ष मान धन 4। अब आगे चलें। ऋण 5 में अगर धन 5 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
इसलिए ऋण 5 और धन 5 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। धन 5 और ऋण 5 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। अगर पूछ दिया जाए ऋण 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? धन 6। अगर धन 6 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ऋण 6। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ऋण 5 बड़ा है या धन 5 बड़ा है? देखिए, बाईं तरफ की सभी अंक दाहिने तरफ के सभी अंक से छोटे होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ ले रहे इधर की बाईं तरफ छोटा होगा, यहाँ ले रहे इधर बाईं तरफ छोटा होगा, इधर दाहिनी तरफ बड़ा होगा। उसी तरह से शून्य के बाईं तरफ छोटा होगा और दाहिनी तरफ बड़ा होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, यहाँ धन 5 बड़ा है ऋण 5 से। धन 5 बड़ा है ऋण 5 से, लेकिन ऋण 5 है ना, धन 5 है तो प्रतिलोम है। अगर कहा जाए ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? धन 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो गया? धन 5 बड़ा है ऋण 5 से। अगर पूछ दिया जाए कि धन 5 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 5, तब क्या हो जाएगा? 5 बड़ा है ऋण 5। ठीक, यानी योगात्मक प्रतिलोम। ये मत सोचिए कि अगर देखिए यहाँ ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम था तो भी ऋण छोटा रहा, इसका प्रतिलोम बड़ा हो गया। लेकिन धन 5 का प्रतिलोम ऋण 5 है, यह ऋण 5 छोटा हो गया। ठीक है, अब अगर पूछ दिया जाए ऋण 3 और 4 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए, तो ऋण 3 बाद क्या आता है? ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। इस तरह से सवाल आपको अभ्यास में पूछेगा। ठीक, अब आप पूर्णांक जान गए। अगली वीडियो में यानी अगले भाग में पूर्णांकों पर संक्रियाएं पर बातचीत की जाएगी। आज यही वीडियो समाप्त किया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।